हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बीएड का जो सब्जेक्ट कोड 60 है, पूरा सिलेबस इसको देखेंगे आज हम लोग। एक बात आपको बता दें कि जो बीएड है और साथ ही साथ जो एजुकेशन, दोनों का जो सिलेबस है वो अबाउट सेम है। यानी कि एजुकेशन जिसका जो सब्जेक्ट कोड 38 है, दोनों का लगभग समान है। बहुत मान्यूट सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो लगभग यहाँ पर मैं कहूँगा कि 95% आपको जो सिलेबस है ये सेम ही आपको देखने को मिलने वाला है। अच्छा, दूसरी बात आपको यहाँ पर ये बता दें कि जो आपकी परीक्षा होनी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेट जो हैं डिक्लेयर हो चुकी हैं और परीक्षाएं यह 16 और 17 अप्रैल को होने जा रही हैं। तो समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और इसमें जो आपका पेपर होगा कुल मिला के 200 अंकों की यह परीक्षा होगी, जिसमें 30 प्रश्न जो होंगे वो जीएस के होंगे और 70 प्रश्न आपके विषय से होंगे। तो 30 प्रश्न मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपके 60 अंक, 60 अंक और 140 अंक। तो इस प्रकार से आपकी जो फाइनल मेरिट है वो 200 अंकों पर बनाई जाएगी। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि 30 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू भी है, लेकिन सबसे पहले तो आपको प्री देना है। प्री देने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए, अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप कंसीडर किए जाएंगे। बीएड में आपको बता दें ये सब्जेक्ट कोड 60 था और यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या थी, ये पद जो है बाद में बढ़ाए गए थे। तो फिलहाल अभी जो कुल पद हैं उनकी संख्या लगभग 93 हो गई थी। मतलब टोटल पोस्ट तो यहाँ पर 981 थी, लेकिन बीएड में कुल मिला के जो पदों की संख्या है वो 93 है, 93 पद हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी कि इन 93 पदों में आपका एक नाम तो आना ही चाहिए। फिलहाल समय बहुत कम बचा हुआ है। सबसे पहले तो कुल मिला के आपको ये बता दें कि 10 यूनिट होंगे यहाँ पर और इस 10 यूनिट से आपसे 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि पर यूनिट अगर हम बात करें तो पर यूनिट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो एवरेज में 7 आप मान सकते हैं, लेकिन संख्या घट बढ़ भी सकती है, इसलिए आपको सीरियसली जो है ना तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहली यूनिट जो है कौन सी है? यूनिट 1, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का दार्शनिक आधार। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें शिक्षा का जो दार्शनिक आधार है, इसमें आपको एटिमोलॉजी यानी कि व्युत्पत्ति कैसे होती है, कंसेप्ट क्या है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का, और दोनों में क्या संबंध है, दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध होता है, इंटर रिलेशन। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, जिसमें स्पेकुलेटिव, नॉर्मेटिव और एनालिटिक। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ इंडियन स्कूल्स हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन है, वेदांत है, इसके अलावा न्याय है, वैशेषिक है, योगा है, मीमांसा है एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। और वेस्टर्न से आपको भी यहाँ पर आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, नेचरलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया और एग्जिस्टेंटलिज्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। विवेकानंद, टैगोर, गांधी और अरबिंदो के जो दार्शनिक विचार हैं, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका यूनिट 1 है। इसके बाद जो दूसरा यूनिट है ये है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का जो सामाजिक आधार है उससे संबंधित टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, जिसमें मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, दोनों में क्या संबंध होता है सोशियोलॉजी और एजुकेशन में, घर का क्या रोल है, स्कूल का, कम्युनिटी का, मीडिया का। इसके अलावा जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक शांति है उसके लिए शिक्षा, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रेंट्स इन सोशल चेंज इन इंडिया लाइक एज कास्ट, एथेंसिटी, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर आएगा आपका तीसरा यूनिट, जिसमें है आपका साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, थॉर्नडाइक को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पावलोव हैं, स्किनर हैं। इसके अलावा देखेंगे तो हल और टॉलमैन, लेविन्स थियरी, गेंगे की थियरी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एंड मोटिवेशन, साथ ही साथ मीनिंग एंड कंसेप्ट। सामान्य सी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट यूनिट है वो है मैथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो आप देखेंगे कि ये जो एजुकेशनल रिसर्च है
ये आपको जीएस में भी एक टॉपिक है, वहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये चीज़ें यानी कि 2 टॉपिक तो आपको जो आपका पहला पार्ट रहेगा जिसमें 30% जीएस के होंगे, वहाँ से भी यहाँ पर दोनों को मतलब ये पढ़ने से आपका दोनों पार्ट तैयार होगा, एजुकेशनल और जो आपका यहाँ पर इश्यूज इन इंडिया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पढ़ लेनी है। यहाँ से आपको लगभग कई सारी चीज़ें जो हैं वो जीएस में भी देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर, जैसे कि मीनिंग, नेचर, नीड एंड पर्पज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो काफ़ी लंबा दिया गया है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बस 2-2 लाइन का बचेगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। और जो इश्यूज़ थे शिक्षा में, जो इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि स्वतंत्रता के पहले क्या दिक्कतें आ रही थी, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में क्या सुधार आया था, और साथ ही साथ एक एनालिटिकल एनालिसिस भी यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ जो बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना था 1948-49 में, ये भी पढ़ना है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था 1952-53 में। एजुकेशनल कमीशन जो बना था 1964-66 में। नेशनल नॉलेज कमीशन, हंसा मेहता कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। यशपाल कमेटी बनी थी 2008-9 में, यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो 1968, 1968, 1986 और 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो मूलभूत अंतर है वहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ने में आपको बोरियत बिल्कुल नहीं होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर भी, जैसे कि जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, नेचर है, स्कोप क्या है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर कंसेप्ट्स दिए गए हैं, लाइक एज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, कई सारी चीज़ें हैं। लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, और एजुकेशनल प्लानिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, एजुकेशनल सुपरविज़न क्या होता है, एनालिसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फीडबैक्स ऑफ द सुपरविज़न। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एजुकेशनल मेजरमेंट, शैक्षिक मापन कहेंगे आप इसे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा यहाँ पर ना, बीएड में भी आप पढ़ चुके हैं, एमए या एमएड में भी आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ ईटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है ना। आप ये तो सबसे सरल चैप्टर मैं मान सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि केवल मतलब रटने योग्य हैं, थोड़ा सा समझना पड़ता है, बाकी चीज़ें तो बस ऐसे ही हैं। इसके बाद जो आपका स्पेशल एजुकेशन है, जैसे कि जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, या फिर आर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड हैंडीकैप्ड हैं, तो इन लोगों के लिए शिक्षा का रूप क्या होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मज़ेदार तरीके से है। वैसे मैं पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं आपकी इस परीक्षा से संबंधित, अलग अलग स्टेट में भी, सारा मैं जिस्ट आपको जल्दी दे दूंगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अभी तो फ़िलहाल वीडियो इन मेकिंग है, बन जाएगा। तो मैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं, तो आप पहला कमेंट जो चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर वीडियो को वॉच कर पाएंगे, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है कि अब आ भी गया हो, क्योंकि थोड़ा सा समय तो बीत ही गया है। टीचर एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो वही सब पढ़ना है यहाँ पर आपको, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल, कॉलेज लेवल, टीचर एज ए प्रोफेशन एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन, और करेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, एरियाज ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है पढ़नी पड़ेंगी। यही सारी सिलेबस है। और रही बात ये कि तैयारी कैसे करें आप, तो देखो समय बहुत कम बचा हुआ है, और अब मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले तो जो PYQs हैं उनको आप लगा लें और अपना 60 नोट बनाते हुए आगे बढ़ें। दूसरी बात ये है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ना, जब आप नेट क्वालिफाई कर रहे थे, आपने जब नेट की परीक्षा दी कि आप नेट क्वालिफाई करके यहाँ पर आए हैं, तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। रिवीजन करेंगे, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो मोस्टली आप रिवीजन करिए, और बस आपको अपने टॉपिक से चिपके रहना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं बस वही आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा आप ना तो बर्डन लेंगे, ना तो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनका लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसको मंगवा सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं तो आप उसी से पढ़िए। ज़्यादा जो है ना किताबें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी किताबें ले लीजिए, और कम मतलब कि जिसमें ऐसा नहीं कि आपका जो मतलब पूरा कमरा है वो किताबों से भरा हुआ है। कुछ किताबें ही आपको सफलता दिलाती हैं।
अब ये कहें कि आप पूरी लाइब्रेरी पढ़ डालें, कोई फ़ायदा उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो कहते हैं ना कि बुक्स एंड फ्रेंड्स शुड बी फ्यू एंड बी गुड। दोस्त और किताबें कम होनी चाहिए लेकिन अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये जो PDF है इसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।